बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एंडोसिम्बियासिस थ्योरी। सिम्बायोसिस थ्योरी। अच्छा भाई, सबसे पहले हम इस वर्ड को तोड़ देते हैं। इसको 3 हिस्सों में तोड़ते हैं। एंडो से हम मुराद लेते हैं विद इन, और सिम से मुराद टुगेदर, और बायोसिस से हम लिविंग या लाइफ मुराद लेते हैं। इस वर्ड का मतलब ये है कि किसी भी एक जानदार का किसी दूसरे जानदार के अंदर रहना, किसी एक जानदार का किसी एक सेल का दूसरे सेल के अंदर रहना, इसको क्या कहा जाएगा? एंडोसिम्बायोसिस। तो हमारे पास ये एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी जो है, ये प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल के एवोल्यूशन के बारे में है। किससे? प्रोकैरियोटिक सेल जिसके अंदर सिर्फ जेनेटिक मटेरियल था, उससे क्या बना? यूकैरियोटिक सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस भी है, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी है, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी हैं प्लांट के केस में। तो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, इस एवोल्यूशन में प्रोकैरियोटिक सेल से इसका एवोल्यूशन हुआ और यूकैरियोटिक सेल बना। अब प्रोकैरियोटिक सेल का यूकैरियोटिक सेल बनने में इसमें टाइम कितना लगा? प्रोकैरियोटिक सेल तकरीबन 2 बिलियन साल, 1.5 या 2 बिलियन, 1.5 बिलियन या 2 बिलियन जो है, साइंसदानों का ख्याल है कि पहले प्रोकैरियोटिक सेल आया, उसके बाद उसमें एवोल्यूशन हुई और उससे यूकैरियोटिक सेल बना। अब ये थ्योरी जो है, ये हाइपोथेसिस या थ्योरी जो है, ये proposed बाय लिन मार्गुलस। ये एक अमेरिकन फीमेल थी, इसने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। इसके मुताबिक जो प्रोकैरियोटिक सेल था हमारे पास सिंपल, ये किस तरह का था? अमीबाइड शेप का था, मतलब अमीबा की तरह था। और दूसरा इसकी जो खासियत थी वो ये थी कि ये एनएरोबिक था, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये एग्जिस्ट करता था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं। इसका कोई ऑक्सीजन से लेना देना नहीं था, एब्सेंस ऑफ O2, यानी ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ही था। तो इसने क्या किया? हमारे पास एक दूसरा छोटा सा बैक्टीरिया होता है, एक छोटा सा बैक्टीरिया था जिसे माइकोप्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा जो है बैक्टीरिया की एक जीनस है जिसमें सेल वॉल भी एब्सेंट होती है। सेल वॉल इज एब्सेंट। दूसरी इसकी एक और ख़ास बात कि ये स्मॉलेस्ट सेल है। इसी जीनस में एक PPLO जो है, क्या है वो? स्मॉलेस्ट सेल है। आमतौर पर माइकोप्लाज्मा जो है ये स्मॉलेस्ट सेल भी है। इस बैक्टीरिया ने इस जो लार्ज प्रोकैरियोट था,
प्रोकैरियोटिक सेल ने, इसने क्या किया, इस छोटे माइकोप्लाज्मा को इंजेस्ट किया। इसको इस तरह से इंजेस्ट कर लिया। अब जब इसकी इंजेक्शन हो गई, इसके बाद मरहला आया डाइजेशन का। तो अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल था, प्रोकैरियोटिक बड़ा सेल जो था, ये वाज अनेबल टू डाइजेस्ट द बैक्टीरिया। इस माइकोप्लाज्मा को डाइजेस्ट नहीं कर सकता था। या दूसरी बात ये कही जाती है इस बारे में कि ये जो माइकोप्लाज्मा इसके जिस्म में दाखिल हुआ था, इस प्रोकैरियोटिक सेल में दाखिल हुआ था, माइकोप्लाज्मा वाज अनेबल टू कॉज डिजीज़। मतलब कोई इसमें बीमारी या इसके लिए कोई मसला बनाने के चक्कर में जब आया था तो बीमारी नहीं काज कर सका। उसने देखा ये तो बहुत बड़ा सेल है जिसमें वो कोई बीमारी काज नहीं कर सकता था। और दूसरी बात, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के पास ऐसे कोई भी एंजाइम वगैरह चीज़ें नहीं थी जिससे वो इस बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर सके। तो एज अ रिज़ल्ट जो है, इसका रिज़ल्ट ये निकला कि ये दोनों आपस में क्या बन गए, सिम्बायोटिक रिलेशन में रहने लगे। इनके दरमियान क्या हुआ, सिम्बायोटिक रिलेशन कायम हुआ, जिसमें मतलब द पार्टनर्स आर बेनिफिटेड, मतलब दोनों का फायदा होता है। अब इस सेल ने क्या किया, इस जो लार्ज वाले सेल ने, इसने माइकोप्लाज्मा को शेल्टर दे दिया। माइकोप्लाज्मा को क्या किया, उसको शेल्टर दिया गया बड़े सेल की तरफ से। और माइकोप्लाज्मा ने क्या किया उसके बदले में, इंटर्न उसने रेस्पायर करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये तो एरोबिक था। माइकोप्लाज्मा क्या है, ये एरोबिक है। और ये हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल था, लार्ज प्रोकैरियोटिक सेल, ये एनएरोबिक था, मतलब इसको ऑक्सीजन के साथ कोई काम नहीं था। तो इसने क्या किया, रेस्पायर करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या प्रोड्यूस हुई, एनर्जी। और ये एनर्जी जो है किसके काम आई, बड़े सेल के काम आई। तो इसने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया का काम संभाल लिया इसमें। तो माइकोप्लाज्मा किस में चेंज हुआ आखिर, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में। इसने क्या बनाया, ये माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। इसने क्या किया, एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। इसके बाद इस सेल ने क्या किया, अब ये सेल जो है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, अब इसने क्या किया, एक और बैक्टीरिया है जिसको स्पाइरोकीट कहते हैं। स्पाइरोकीट बैक्टीरिया का एक ग्रुप है, जिसमें से एक बैक्टीरिया को क्या किया इसने, इस स्पाइरोकीट बैक्टीरिया को इंजेस्ट किया। उसको भी उसी तरीके से क्या किया, इस बड़े सेल ने खा लिया। खाने के बाद उससे फ्लैजेला बन गए। क्या बन गए, फ्लैजेला। तो इस तरह से दो काम इसके हो गए, एक तो एनर्जी प्रोडक्शन, दूसरा मतलब इसमें इसकी लोकोमोशन का मसला जो है वो भी हल हो गया इस सेल का। जब लोकोमोशन इसका ये मसला भी हल हो गया, तो इसके बाद इस सेल ने तीसरे नंबर पे ब्लू ग्रीन एल्गी को, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया को भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, जैसे BGA भी कहा जाता है। इस सेल ने क्या किया, इस साइनोबैक्टीरिया को
इंजेस्ट कर लिया। जब इसको भी खाया तो साइनोबैक्टीरिया की खासियत क्या है हमारे पास कि ये फोटोसिंथेटिक है। क्या था? ये फोटोसिंथेटिक था। तो इस तरह से ये सेल पहले जो हेटेरोट्रॉफ था, अब इन दो खसूसियात के साथ ये क्या था, स्पायरोकीट्स भी खाए और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ भी ये क्या था, यूकैरियोटिक तो बन गया था लेकिन ये हेटेरोट्रॉफ था। हेटेरोट्रॉफ मतलब अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता था। लेकिन जब इसने इस BGA ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया को इंजेस्ट किया तो उसको भी तो ये डाइजेस्ट नहीं कर पाया, वो भी उसके सेल के अंदर ही रह गए। तो इसने क्या शुरू किया, इस साइनोबैक्टीरिया ने इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू कर दिया। इसके बाद ये सेल जो है ये एरोबिक भी बन गया। एरोबिक माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से हो गया, यानी माइकोप्लाज्मा की वजह से। दूसरा ये मोटाइल भी हो गया। अब इधर उधर मतलब इसमें हरकत भी आ गई, इधर उधर जा सकता है, अपनी मर्जी से घूम फिर सकता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे साइनोबैक्टीरिया की वजह से ये क्या बन गया, ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ उसको कहते हैं जो कि अपनी खुराक खुद तैयार कर सकता हो। अब एनिमल के केस में जो था वो सेल आया, एनिमल्स में जो सेल आया उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये चीज़ें बन गई। और प्लांट के हिस्से में जो सेल आया उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी आए, क्लोरोप्लास्ट भी आए, न्यूक्लियस वगैरह, मतलब तमाम चीज़ें जो है, तमाम ऑर्गेनेलीज इसमें प्रेजेंट थी, प्लांट सेल और एनिमल सेल में। तो इस तरह से ये प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल का एवोल्यूशन हुआ। और इसमें टाइम कितना लगा, 1.5 to 2 बिलियन ईयर्स, मतलब 2 अरब साल इसमें इतना टाइम लगा। अभी उसके बाद ये थ्योरी जब दी तो इसको साबित करने के लिए जब साइंसदानों ने रिसर्च शुरू किया तो आज का जो बैक्टीरिया है हमारे पास, बैक्टीरिया का साइज और ऑलमोस्ट माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज है ये एक जैसा है, ऑलमोस्ट सेम साइज, मतलब साइज तकरीबन एक जितना है। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में इसका अपना डीएनए होता है, सेल के अलावा। याद रखें कि सेल के अलावा इसका अपना डीएनए होता है। इसी तरह मतलब क्लोरोप्लास्ट को देखें तो उसका भी अपना डीएनए है। ये कुछ ऑर्गेनेलीज हैं जिनका अपना डीएनए वो रखते हैं। तो इस वजह से साइंसदानों ने इस थ्योरी को तक़वियत दी कि ये जो जानदार हैं, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और ये क्लोरोप्लास्ट हैं, ये कभी शुरू में इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म थे, मतलब अलग जानदार थे, क्योंकि इनके अंदर अपना डीएनए भी मौजूद है और इनके अंदर डीएनए के साथ साथ ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये अपनी कॉपीज़ भी जब बनाता है तो ये खुद अपने उससे बनाता है, अपने डीएनए की मदद से। इस तरह से ये एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी हमारी आज की कंप्लीट होती है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।